हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर। आपके इस प्लेटफॉर्म अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने बायोलॉजी पे बात किया जाएगा। अब पहला लेक्चर आज बायो कराएगा, पहला क्लास जेनेटिक्स। वंशागति या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता की बात करेंगे। तो आनुवंशिकता की बात करते हैं पहले कि आनुवंशिकता किन्हें कहते हैं। जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स किन्हें कहते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि लाइक बिगेट्स लाइक। इंग्लिश में एक कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक, जिसका अर्थ होता है कि अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करना। और संतान उत्पन्न करने के बाद जो भी कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, उन्हें ही जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब यही होता है कि जो भी माता पिता के जो भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें ही आनुवंशिकता कहते हैं। अब बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण की बात करते हैं। आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। वही चीज़ें जो आनुवंशिकता है, सेम वही चीज़ें हैं। ये माता पिता के पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के बाद समानताओं एवं असमानताओं को दर्शाते हैं। लेकिन ये आनुवांशिक लक्षण उन्हें कहते हैं कि माता पिता के जो भी कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। कहने का मतलब यही है कि आनुवंशिक लक्षण का मतलब यही है कि जब कोई माता पिता के कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कोई भी लक्षण, चाहे माता पिता से जो भी कैरेक्टर्स बच्चों में मिलते हैं, वही लक्षण ही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं आनुवंशिकता की खोज। आनुवंशिकता की खोज, डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटी। अब आनुवंशिकता की खोज किसने की थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सबसे पहले उन्हीं ने खोज की थी। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑफ
हेरिडिटी। आनुवंशिकता। सॉरी, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट्स किस पे किया था? मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले मटर के पौधे को चूज़ किया था, जिसका पूरा नाम होता है पाइसम सटाइवम। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। इसका बॉटनिकल नेम होता है, मटर के पौधे का नाम होता है बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर इसलिए किया था क्योंकि यह पौधा क्योंकि यह पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है तथा द्विलिंगी होता है। एक वर्षीय, इसे इंग्लिश में एनुअल तथा ये बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब जिस पौधे के बीच फीमेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही द्विलिंगी बोला जाता है। इसलिए मटर के पौधे को इन्होंने चूज किया था, बाइसेक्सुअल। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब आनुवंशिकता किन्हें कहते हैं? आनुवंशिकता उन्हें कहते हैं कि जब कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो उसे आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। अब आनुवंशिकता की खोज किसने किया था? आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। और मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि यह पौधा एक वर्षीय तथा बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर तो प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहले हेडिंग दे लेते हैं, मेंडल का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम प्रस्तुत किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के नज़रिए से है, चाहे 12th हो चाहे 10th हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम थोड़ा बड़ा में लिख दे रहे हैं, प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड जो नियम होता है वो होता है पृथक्करण का नियम।
जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो थर्ड होता है, तीसरा होता है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज चूज कर लेते हैं, इस पे आएगा नहीं। तीसरा जो नियम होता है, थर्ड जो नियम है, वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। से बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जो तीनों नियम बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। और जो तीसरा है, जिसे थर्ड स्वतंत्र अभियान के नाम से जाना जाता है, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे हाइब्रिडाइजेशन यानी द्विसंकर संकरण के भी नाम से जाना जाता है। द्विसंकर संकरण, इसे द्विसंकर संकरण के भी नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पहले नियम पहले नियम पे चर्चा करते हैं। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया था? तो पहले हेडिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया था? प्रभाविता के नियम में मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे को चूज़ किया था, पहले इसके कलर को लिया था। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे को लिया था जिसके कलर का फूल एक लाल था, लाल फूल, और दूसरा सफ़ेद फूल। इसको कैपिटल आर से दर्शाया था, और जबकि इसको स्मॉल आर इसके बीच क्रॉस कराया था। क्रॉस का मतलब होता है संकरण। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो एक कुछ कैरेक्टर लाल से आए थे और कुछ कैरेक्टर सफ़ेद से। F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी में, F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर आए थे वो सभी क्या थे? सभी पौधे हाइब्रिड थे, सभी पौधे हाइब्रिड थे। इसलिए अगर इनको चकरबोर्ड विधि से देखा जाए अगर चकरबोर्ड विधि से इन्हें देखा जाए तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस होता है। तो देखिए कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यानी प्रभाविता के नियम में 100% जो फूल आएंगे वो सभी
हाइब्रिड आएंगे, 100% फूल सभी क्या आएंगे, हाइब्रिड आएंगे। और देखिए परिभाषा इसकी परिभाषा से एकदम सेम वही है जो आप उदाहरण में देखे हैं। सबसे पहले करते क्या है कि हमने क्या किया था कि एक ही पेयर यानी एक जोड़ी, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, मेंडल ने प्रथम नियम में क्या किया था कि लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे के संग जब क्रॉस कराए थे तो प्रथम पीढ़ी में न तो फूल लाल थे न ही सफ़ेद थे, बल्कि क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, न तो लाल न तो सफ़ेद, उनके बीच का जो कलर शो करता है उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड। अब हाइब्रिड देखिए परिभाषा, जब लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल पौधे वाले के संग क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो भी फूल प्राप्त होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। अब देखिए परिभाषा, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, जब एक जोड़ी, एक पेयर ये है एक पेयर ये, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इस आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जब हम लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे के संग क्रॉस कराते हैं, क्रॉस का मतलब संकरण होता है, क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल फूल सफ़ेद फूल पर डोमिनेंट होता है, इसलिए इन्हें प्रभाविता के नियम से जाना जाता है। हमें लगता है कि आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। आगे चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी जो नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी मेंडल ने मटर के पौधे को लिया था, बस इसमें कुछ चेंजेस थे। उन्होंने क्या किया था कि जो मटर का पौधा लिया था उसमें एक पौधा लंबा था, लंबा पौधा। मेंडल ने सेकंड नियम में क्या किया था कि मटर के पौधे को लिया था जिसकी हाइट लंबी थी और दूसरे की अपोजिट में क्या होगी, बौना पौधा। छोटा दिख रहा शायद, और बड़ा करते हैं। लंबा पौधा और उसका अपोजिट बौना पौधा, यानी एक को लॉन्ग प्लांट और दूसरे को ड्वार्फ प्लांट। अब इन्होंने क्या किया था कि लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाया था, जबकि बौने पौधे को स्मॉल टी से। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में कुछ लक्षण लंबे से कुछ बौने से, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में। तो अब देखिए स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ होगा तो स्मॉल टी। यानी देखिए यहाँ पे 25% ये 25 और ये 25, यानी 50% ये हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये संकर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बौना पौधा।
ठीक है। तो इसका रेशियो अगर देखा जाए, अगर चकरबोर्ड विधि देखा जाए तो चकरबोर्ड विधि में आ जाइएगा, एकदम सेम वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लंबे पौधे का बौने पौधे के संग क्रॉस कराया गया था, तो एक कैपिटल टी और दूसरा क्या था अपोजिट स्मॉल टी। फिर पुनः जनरेशन नेक्स्ट क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी। यानी यहाँ पे देखिए अगर 4 भाग में है तो ये 25, 25, 25, 20, 100% हो गए। यानी 25 ये देखिए फूल जो पौधे हैं वो लंबे पौधे हैं, लंबा पौधा। और ये दोनों देखेंगे तो ये सभी क्या है, हाइब्रिड है, यानी संकर है। ये सभी पौधे हाइब्रिड हैं। और ये जो 25% हैं ये पौधे क्या हो जाते हैं, बौना पौधा। तो इसका देखिए रेशियो अगर निकालना हो तो इसका जो रेशियो है, रेशियो बराबर, ये कितनी बार है लंबा पौधा, कितनी बार है, एक बार। ये कितनी बार है, एक बार, 1 रेशियो। ये कितनी बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2। और ये कितनी बार है, 1, तो इसको लिख देंगे 1। यही मेंडल का यही रेशियो है, सेकंड नियम का, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 1:2:1, 1H2 2H2 1, ये जो है ये जीनोटाइप है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीनोटाइप है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप सर इसका क्या होगा। तो जीनोटाइप जो कैरेक्टर जीन के आधार पे देखा जाता है उसे जीनोटाइप, और फिनोटाइप जो होता है वो फिजिकली तौर पे देखा जाता है। जैसे ये लंबा है, ये लंबा है और ये बौना है। अब लंबा बौना तो अलग ही दिखेंगे, वो तो लंबा तो अलग ही दिखेगा, लेकिन बौना क्या होगा, अलग दिखेगा। लेकिन जो मीडियम वाले होते हैं वो कुछ लंबे की तरह दिखते हैं, इसलिए लंबे और मीडियम वाले को एक साथ जोड़ लिया जाता है। यानी ये जो लंबा है और ये मीडियम है इसको एक साथ अटैच कर लिया जाता है, इसको जोड़ लिया जाता है, 3 हो जाता है। ये 1 जो बौना होगा वो अलग ही दिखेगा, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आ गया। जीनोटाइप का मतलब जो जीन के आधार पे होते हैं अलग अलग होते हैं, लंबा अलग हो और ये हाइब्रिड अलग हो और बौना अलग हो, ये तीनों जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है जीनोटाइप। जीन के आधार पे अलग अलग करना। फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकली तौर से हमें दिखता है उन्हें ही फिनोटाइप कहते हैं, बहुत की आधार पे। तो आप देख लीजिए कि फिनोटाइप मतलब मीडियम, कोई 6 फीट का आदमी है, अगर उसके पास अगर 5 फीट का आदमी खड़ा कर देंगे तो उसे बौना नहीं कहेंगे, उन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो लंबा और मीडियम दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, S2:1। तो इसका यही एकदम अनुपात आएगा, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, ये इसका फिनोटाइप। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा एकदम सेम वही चीज़ है कि क्या करते हैं कि जब हम एक जोड़ी, एक ही पेयर है, करते क्या है, जब हम एक जोड़ी, इसका विपरीत क्या है, बौना पौधा है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या कराते हैं, क्रॉस संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसी के साथ पुनः क्रॉस करा देने पर जो भी लक्षण पृथक रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए बात करते हैं थर्ड नियम का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज इतना कर लीजिए, कल उसके बाद उस टॉपिक पे बात किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।